यस। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट क्वेश्चन जो किए थे वो कहाँ तक किए थे? गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय तक, है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तक हमने प्रूव कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टोक प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम को हम अब इस वीडियो से हम एनालिसिस करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जो स्टोक्स थ्योरम है मैं बता दूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं, हम प्रश्न डालेंगे क्योंकि हम हिंदी मीडियम का सीरीज ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार। क्या लिखेंगे कि स्टोक प्रमेय, ठीक है, स्टोक प्रमेय लिखिए। अगर ऐसा एग्जाम में आ गया, तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। या ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, अथवा हम यहाँ लिख दें, अथवा करके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कर्ल संबंधी स्टोक का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो कर्ल संबंधी, यहाँ पे आप बस इस पूरे के पहले कर्ल संबंधी लगा दीजिएगा। कर्ल संबंधी एक्चुअली ये कर्ल में ही होता है, तो इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिख लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, कर्ल संबंधी, है ना। तो बाकी ये पूरा एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये कब कब आ चुका है। तो ये आ चुका है आपका उज्जैन में 2003, 4, 13, 15। उज्जैन में 2003, 4, 13, 15। और जबलपुर में कब आ चुका है? 4 में, 10, 4, 10, 14, 16 में आ चुका है। रीवा में स्पेशली आ चुका है 6, 12, 15, 18, 19। 2006, 12, 15, 18 और 19 में आ चुका है। और सागर में आ चुका है 8, 14, 15। ठीक है, और ग्वालियर में 8, 14, 15 सागर में आ चुका है। और ग्वालियर में आ चुका है 9, 13, 18। और मेजर में, ग्वालियर के मेजर के सिलेबस में ये 2022 में आ चुका है। उसके बाद भी आया है ये। ठीक है, ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट है ये बता रही हूँ। भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में भी ऐसे ही आ चुका है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अब क्यों नहीं आ सकता है? तो इस बार के पेपर में भी ये पक्का हिट करेगा, है ना, इनडायरेक्टली। अगर नहीं भी करता है, क्योंकि अल्टरनेट पूछता है, कभी इस साल लास्ट ईयर जो पेज पूछा होगा वो इस साल ना पूछ के उसको बदल देते हैं कई बार। तो आप ऐसे तैयारी करिए, है ना। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, वीडियो। तो देखिए बच्चों, यहाँ से, है ना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टोक का प्रमेय। यहाँ पे आप सिद्ध करने के लिए यहाँ पे डालेंगे स्टोक का प्रमेय। ठीक है, स्टोक का प्रमेय आपने लिख दिया, स्टोक का प्रमेय। ठीक है बच्चों, स्टोक का प्रमेय लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार सदिश वेक्टर ए के कर्ल का किसी सतह एस पर, ठीक है, एस पर पृष्ठ समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठ समाकलन सदिश वेक्टर ए के उस सतह की परिसीमा, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिसीमा मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, तो परिसीमा मतलब बाउंड्री होता है। ठीक है बच्चों, तो परिसीमा मतलब बाउंड्री। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। फिर कैपिटल सी के अनुदिश रेखीय समाकलन, लाइन लीनियर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं, के तुल्य होता है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब मैथमेटिकल फॉर्म में देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा बच्चों, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में। तो देखिए, जैसे सरफेस इंटीग्रल है ना, तो सरफेस इंटीग्रल में कर्ल ऑफ वेक्टर ए है, तो डी एस है, ये डी एस वेक्टर है, डी एस वेक्टर है। तो डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे? कर्ल बोला था मैंने, तो कर्ल जो होता है पूरे, अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा आप लिखने वाले पे ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, तो ये कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन के रेखीय समाकलन में या रेखीय समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ चाहिए यहाँ पे हमें। सिद्ध करने के लिए पहले आप एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि सदिश कैपिटल वेक्टर ए का किसी बंद वक्र क्लोज्ड कर्व कैपिटल सी के अनुदिश रेखीय समाकलन इंटीग्रल ऑफ, ये पूरा लिखेंगे, है ना, रेखीय समाकलन इतना होता है, सिर्फ इतना लिखेंगे, इतना होता है जहाँ वेक्टर डी एल
वक्र का छोटा भाग एलिमेंट है, तो चित्र में हम लिख देंगे, चित्र बना लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चित्र कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। हमने ये चित्र ऐसे करके बना दिया, ये डायरेक्शन बना दी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे ये सी है, ठीक है, सी है ये। हम जो जो बात कर रहे थे ना उसी को हमने डायग्राम में दिखा दिया। तो ऐसे आप लोगों को भी दिखा देना एग्जाम में। तो जैसे ये है ना, तो ये बन गया, हमने ये बना दिया, ये उसी का है ना। तो ये C1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, मान लीजिए ये P से Q तक कोई पॉइंट है ना। तो ये मान लीजिए ये तो हमने ये कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है बच्चों। तो अब हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये बना दिए, ऐसे ऐसे करके। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर ही दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। C2 हो गया ये। अब हम देखिए, अब ये A बना लिया, B बना लिया, अब ये C बनाएंगे, ठीक। अरे यार देखिए, C बना लेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा ना क्लियर। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ समझाने के लिए। आप लोग भी मतलब ऐसा ही बनाएगा डायग्राम कि क्लियर समझ में आए। देखिए जैसे मैंने ये बना दिया है ना बच्चों। तो इसको ना हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अगर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना लिया, और भी आप डिवाइड कर सकते हैं, पर हम समझाने के लिए ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, डायग्राम में शो करेंगे। ये हो गया हमारा DS2, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, DS1, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब हम तो अब यही जान रहे हैं कि अभी तक हमारा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जहाँ बच्चे फंसते हैं तो वहाँ ना फंसे। तो जहाँ तक मैं समझा पा रही हूँ ना, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को लगता है कि पहले न्यूमेरिकल भी साथ में करवाना चाहिए, तो वो भी करवा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको देखते जाइएगा बच्चों, ठीक है। फास्ट आप लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों, है ना। इसको ना एकदम सेंट्रल में बनाना चाहिए था हमको, तो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं मान लीजिए, है ना। तो इसको एक कर लेते हैं मान लीजिए, इसको हम बीच वाली लाइन हटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा एक हो गया हमारा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और आप लोग सभी बच्चों को ही बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हम चाह रहे हैं कि ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। सबको शेयर करिए, सबको। रिवॉल्यूशन जस्ट लाइक अ रिवॉल्यूशन इन फिजिक्स, सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया। और ये ना सिर्फ MP स्टेट के, सभी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देख सकते हैं जिनके भी सिलेबस में ये टॉपिक है। अगर स्टोक्स थ्योरम है जैसे, तो स्टोक्स थ्योरम आप ऐसे एनालिसिस करिएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो ये हमने 3 डायग्राम बना लिया, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप एक्सप्लेन करेंगे, माना कि बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल को रेखा PQ द्वारा 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि बंद वक्र C, ये C है, C1 नहीं है, ये C है। C 2 बंद वक्रों C1 और C2 में चित्र B के अनुसार विभक्त हो जाएं, ठीक है, हो गए। अतः इस स्थिति में, अब हम इस स्थिति का, है ना, इस स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, हम समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण को हम बच्चों कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख के चलिए हम नेक्स्ट पेज से आपको समझाते हैं, है ना। यहाँ पे इतना हमने डायग्राम बना लिया, इसको हम ऐसे बनाते हैं कि ये भी दिखता रहे आपको। ये आप डायग्राम आप लोग भी बना लीजिए, या तो वीडियो रोक के बना लीजिए, या तो फिर ऐसे दिख ही रहा है, ठीक है बच्चों। मैं जूम कर दूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका यही है ना। ये हो गया 2। तो चलिए हम जब तक पेज पर लग जाते हैं, तो हाँ चलिए, यहाँ पे ये हो गया आपका एक डायग्राम, और ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है। चलिए तो चलिए हम इसके इक्वेशन बना लें। इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, ये आपने डायग्राम आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, पर अभी भी अगर डाउट है तो हम दिखाते रहते हैं ना। ये
हाँ, तो चलिए बच्चों, अब हम इसको इक्वेशन इसका लिख लें। ज़ूम इन कर देते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों। तो अब हम, हाँ चलिए इसके ऊपर ही लिखते हैं, फिर हम इसको दिखाते जाएंगे बार बार। देख देख के डायग्राम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। तो देखिए C1 में क्या था हमारा, C1 में क्या था, इंटीग्रल हम C1 के लिए सिंपल C1 वेक्टर A डॉट DL लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 के लिए वेक्टर A डॉट DL लिख देंगे। तो जब हमने इन दोनों को लिख दिया तो बच्चों इंटीग्रल P है ना, दिख रहा है ना सभी को। हाँ, तो इंटीग्रल P C1Q है ना, वेक्टर A डॉट DL, जूम कर, वेक्टर A डॉट DL वेक्टर प्लस P C1Q हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, वेक्टर A डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब Q में आएंगे तो QC2 होगा हमारा, C2 Q के पास C2 था ना, तो ऐसे हम वेक्टर A डॉट DL, हमें तो याद है बच्चों डायग्राम, आप लोगों को भी इतना ही ऐसे ही याद होना चाहिए कि बार बार पलटना ना पड़े। PQ वेक्टर A डॉट DL वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब हम इसको इक्वल कर लें, इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू P C1Q वेक्टर A डॉट DL वेक्टर प्लस QC2 था, Q के लिए C2 था, C2P वेक्टर A डॉट, ये देख यहाँ पे है ना, DL वेक्टर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, सिंपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि क्या, देखिए क्योंकि P2Q जो है ना बच्चों, P2Q है वो वेक्टर A डॉट DL वेक्टर है, वेक्टर A डॉट DL वेक्टर है ना। तो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर A डॉट DL वेक्टर है, तो इज इक्वल्स टू है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PQ वेक्टर A डॉट DL वेक्टर होता है, ऐसा लिख देंगे आप। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते जाइएगा, इक्वेशन नंबर 1 भी देखते जाइएगा आप लोग। 1 से हम क्या कर लेंगे, देखिएगा C1 वेक्टर A डॉट DL, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये पूरा होल कर्व ले रहे हैं ना, होल कर्व में लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के में इसके इंटीग्रेशन के रूल, तो वहीं से आया, ये कोई अलग नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा। तो P C1Q और C2P और वेक्टर A डॉट DL वेक्टर, ठीक है, DL वेक्टर हो गया। तो ये बच्चों इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कर्ल ऑफ C वेक्टर A डॉट DL, ठीक है, वेक्टर A डॉट DL। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी लिखिएगा, लिखेंगे अर्थात, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात C1 व C2 के अनुदिश रेखीय समाकलनों का योग केवल बराबरी बंद वक्र के अनुदिश ही होता है। इस प्रकार, अब हम डायग्राम दिखा देते हैं आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो इस प्रकार यदि हम वक्र C द्वारा घेरी गई सतह S के क्षेत्र को C1 C2 है ना, और भी ब्रेक कर दें, C1 C2 C3 और डैश 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 आदि वक्रों द्वारा घेरे गए बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे क्षेत्रफलों, मतलब स्मॉल मैशेस और स्मॉल पैचेस कहते हैं इंग्लिश में। तो वेक्टर DS1 जैसे बोल रही हूँ वही लिखते जाना है, कॉमा वेक्टर DS2 कॉमा वेक्टर DS3, भाई C1 C2 C3 में ब्रेक कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट भी या एलिमेंट भी S1 S2 S3 होंगे। यदि सॉरी डॉट 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 आदि में विभक्त करें तो क्या हो जाएगा, ये हमें कहाँ लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखना था, ठीक है, डायग्राम में समझाने के लिए दिखा रही थी, बाकी लिखना था इक्वेशन नंबर 2 के नीचे। तो जब हमने इतना लिख लिया है तो इसके बाद हम लिखेंगे, लिखते जाइएगा बच्चों, ठीक है,
लिख रहा है, जूम कर दो फिर से। चलिए जूम करते हैं। हाँ, जैसे इक्वेशन नंबर 1 2 लिख लिया ना, यहाँ पे एक लाइन हमने लिख दिया जो हमने अभी बोला, फिर उसके बाद लिखेंगे C1 है ना। इक्वेशन दिखानी चाहिए हमको, इक्वेशन 1 2 को देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, C1 वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर प्लस C2 वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 आई लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा लिख दिया काफ़ी है, वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। अब इसी को हम इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल, फिर ये हो जाएगा ये डी एल वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ से लिखेंगे, अब किसी क्षेत्रफल डी एस आई ले लो, क्योंकि है ना, आई ले लो कंपोनेंट्स के लिए, डी एस सबस्क्रिप्ट में ऐसे डी एस आई ऐसे लिखते हैं, आई एस के किसी बिंदु पर कर्ल वेक्टर ए की परिभाषा अनुसार लिख सकते हैं। कि परिभाषा क्या थी, परिभाषा के अनुसार कर्ल ऑफ वेक्टर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर्ल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो सेम है, इसको फिजिक्स में बदल नहीं सकते, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सामने वाला तो होना ही है। तो डी एस आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हमारा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 के सभी क्षेत्रफलों जिनमें सतह कैपिटल एस को विभाजित किया जा सकता है के लिए योग करने पर, यहाँ पे योग करने पर यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा आई कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस आई वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा आई कर्ल ऑफ सी वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सी वेक्टर ए डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो हम इसको बॉक्स में कर लिए और बस यही ख़त्म हो गया, यहीं पे इक्वेशन ख़त्म हो गई। यहाँ पे हम एंड में लिख देंगे कि यही स्टोक का प्रमेय है, जैसे हमने पहले लिखा था ना वैसे ही, यही दिस इज द स्टोक्स थ्योरम, यही स्टोक का प्रमेय है, यही स्टोक का प्रमेय है ना, यही बच्चों स्टोक का प्रमेय है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीन्स थ्योरम है। तो बच्चों ग्रीन्स थ्योरम के जो फंडामेंटल है ना, तो वो उस फंडामेंटल को पहले हम समझेंगे, जो कि 3 वेक्टरों के स्केलर तथा वेक्टर त्रिक गुणन कहते हैं, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला से क्या तात्पर्य है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए और अदिश त्रिक गुणन पर एक संक्षिप्त नोट बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। तो ग्रीन्स थ्योरम कई बार डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे, मतलब फंडामेंटल्स के ऊपर, बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देते हैं एग्जामिनर, है ना। तो कई बार क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो देते हैं, तो वो भी मैं पहले बताऊंगी। फिर उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम के बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इस यूनिट से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रहे न्यूमेरिकल्स, तो अगर आप चाहेंगे तो हम इसी के साथ बता देंगे, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस कंप्लीट करने दीजिए, है ना। एक लास्ट वीडियो और बनेगा ग्रीन्स थ्योरम का, उसके बाद जो है आपका यूनिट 2 में हम आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू।